वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। का एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी आगामी परीक्षाएं जो आपके सम्मुख है टेट और सीटेट से संबंधित जितनी भी स्टेट्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षाएं, चाहे हरियाणा टेस्ट ही हो, उन सब के लिए जो टॉपिक बताया रहे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको पेपर देने से पहले जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। लेकिन यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कोई भी कोर्स या किसी भी प्रकार से आप जुड़ना चाह रहे हैं, जानकारी चाह रहे हैं, तो जो नंबर है आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ पे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट पहले प्रश्न के साथ कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, महत्वपूर्ण है, यानी कि इनमें से एक भरना है। यानी कि छात्रों के बीच जो भ्रांतियां होती हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको निर्मित करना है, उनकी पहचान करना है, उनकी अनदेखी करना है या फिर उनको प्रचारित करना है। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छे शिक्षक का काम क्या हो सकता है कि छात्रों की जो बीच पहचान से संबंधित समस्याएं हैं उनको देखना, महत्वपूर्ण रूप से पहचानना और उनका निदान करना और बच्चों के बीच आपसी तालमेल को बिठाना और उनको मौका देना कि वो व्यवहारिक रूप से उन भ्रांतियों को जो है दूर कर सके क्लास के विभिन्न माध्यमों से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? ठीक है, विकल्प ए है योग्यता की चाह, बी है प्रसिद्धि की चाह, सी है धन की चाह और डी है सत्ता की चाह। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि बच्चे हैं ये, तो ना तो सत्ता चाहेंगे, ना धन चाहेंगे, ना प्रसिद्धि। इनको जो, और ये सही भी है कि इनको योग्यता जो होनी चाहिए, ठीक है, वो उसकी चाह होनी चाहिए। योग्यता से एक्चुअली क्या होता है कि अभी प्रेरणा आती है, मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन के बिना कोई काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चों के अंदर कुछ तो चाह होनी ही चाहिए काम करने की, और वो योग्यता ही होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है बी। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे पहले आपको खाली स्थान दिए गए, इस तरह के प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न आपके सामने हैं। खाली स्थान यहाँ पे दिया है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहले प्रश्न को समझें कि टीचर कैन बी फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए टीचर को। विकल्प है कि छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेजिंग, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद यह है कि उनके बीच जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहिए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो ये चीज तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये सही है गलत, अभी मैं बताता हूं। और सी वाला विकल्प बोल रहा है कि रटने को बढ़ावा देना चाहिए। डी बोलता है कि संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। देखिए, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करने की बात हो रही है, प्रोत्साहित करने की बात नहीं होती, तो ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा क्या करना चाहिए, तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, बच्चों के साथ अगर आप देखें तो बच्चों के साथ क्या है, कंपटीशन नहीं बढ़ाया जाता, उनको ऊंच नीच की कौन ज्यादा आगे पीछे नहीं, क्योंकि सभी बच्चे अपने आप में अलग होते हैं। उसके बाद अगर आप सी देखें तो विषय वस्तु को रटने को बढ़ावा देना चाहिए। रटने का जो हमने बताया था कि सबसे कम महत्व हम देते हैं, रटने को महत्व नहीं देते, तो एक ही विकल्प बचता भी है और वो सही भी है कि जो कॉन्सेप्ट है उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से करना, यानी संप्रतियों को समझ जो होती है उसके महत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग अपने अपने जितने भी उत्तर सही हुए हैं उसको नीचे जो है जरूर से जरूर बताइएगा और सही उत्तर नीचे कमेंट में लिखिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 है, छात्रों में भय का भाव है, ठीक है, फियर अमंग स्टूडेंट्स अधिगम में काफी सुधार करता है, यानी कि भय का भाव, ठीक है, यानी कि लर्निंग को इंप्रूव करता है, अधिगम के लिए हानिकारक है, ठीक है। सी है कि अधिगम के लिए आवश्यक है और डी है अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अगर भय की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सुधार नहीं करेगा, बच्चे डर जाते हैं और ये लर्निंग के लिए हानिकारक है, ठीक है। अभी तो बहुत सुधार हो गया, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे पढ़ाई जो है डर के कारण छोड़ देते थे, और ये प्रायः गांव वगैरह में देखा गया है। तो ये एक सबसे नेगेटिव चीज है, बच्चों को डरा के नहीं, प्यार से, बल्कि उनके अंदर हो सकता है कोई और क्वालिटी हो, किसी एक सब्जेक्ट में नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे हो सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ईवीएस की बात कर रहा है, यानी कि पर्यावरण की सबसे खास बात मैंने बताई थी कि जब भी कुछ कीजिएगा तो व्यवहारिक रूप से चीजों को देखकर, सहपाठियों के साथ चर्चा कर कर, वातावरण से ही हम बेहतर सीखते हैं। और इन्हीं चीज को याद रखेंगे तो सारे जो क्वेश्चन है उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। अब देखिए, पहला बोल रहा है कि विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं को पूर्वाग्रह पर केंद्रित किया गया है। ठीक है, रटने द्वारा सीखने के सचेत रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है और सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। अब ये विकल्प अगर आप देखें तो आपको सीधा सा समझ में आएगा कि भैया ये पूछ रहा है कि विशेषता क्या है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रटना तो बिल्कुल ठीक नहीं, जैसे हमने देखा ना, रूढ़िवादी चीजों को भी आप बढ़ावा नहीं देंगे। और इस तरह से आपका एक ही विकल्प बचता है, रटने जो आपका है रटने द्वारा सीखने के रूप में जो प्रयास किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। प्रश्न देखिए, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों सबसे उपयुक्त विशेषता बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि एलिमिनेशन पद्धति जो आपकी रहेगी पूरी तरह से जो है आपको आगे ले जाएगी। बहुत सी जानकारी विषय वस्तु के माध्यम से दी जाती है। ये विकल्प आप लोग मुझे लगता है पहले ही समझ गए होंगे, तो इसका ये सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। ठीक है, यानी कि टीचर हमको चाहिए कि बीच में क्लास में बच्चे हल्ला ना करें, लेकिन क्या है कि वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें, हल्ला गुल्ला ना मचाएं, आपस में बातचीत ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे इसी का बताना है कि विद्यार्थी से इस क्रिया से वंचित रह जाएंगे। क्या होगा उनके अंदर? बहुवृद्धि होगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस डेवलप होगा शांत बैठने से, अवलोकन सीखेंगे शांत बैठने से, व्यक्तिगत सीखना होगा या सहपाठी द्वारा सीखना होगा। देखिए, अब यहाँ पे शांत बैठने से एक्चुअली जो प्रॉब्लम आएगी, बच्चे सहपाठी से बात नहीं कर पाएंगे। और बच्चे पीयर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बताया कि जब भी ईवीएस की बात आएगी तो सहपाठी और प्रत्यक्ष रूप से देखना, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है कि थीम यात्रा, देखिए आ गया प्रश्न। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा होगा तो बछेंद्री पाल के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा। तो इसमें से क्या सीख मिलती है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है। तो ये अध्ययन लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है, यह चुनौती प्रस्तुत करता है, स्टीरियोटाइप जो सोच है उसके खिलाफ। बी है कि यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। सी है कि कार्य के महत्व की व्यापकता करता है या व्यापकता को दर्शाता है। डी है कि यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सही लग रही होंगी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे चारों विकल्प ही सही हैं, क्योंकि बछेंद्री पाल का जीवन देखेंगे तो उन्होंने पहली चीज तो लिंग रूढ़िबद्धता, यानी कि आप देखेंगे कि वो फीमेल थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पुरुष ही सभी प्रमुख काम करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, जो दूसरा विकल्प है कि ऊंची चोटियों को पहुंचाने में, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचना कोई मामूली खेल है नहीं। ठीक है, और उसके बाद कार्य के महत्व को, टीम वर्क को भी समझाता है और एक अनुकरणीय आदर्श को भी प्रस्तुत करता है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ अगर चलें तो यहाँ पे भी वही गैप आपको भरना है, बच्चों के विकास का क्रम बताना है। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, बच्चों के विकास के क्रम को अगर विकल्प देखें तो कैसे विकास होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैर से सिर की ओर और हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। देखिए, यहाँ पे अगर जो सही बात है कि जनरल स्पेसिफिक, यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बच्चों का विकास का क्रम होता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को मैं मेथड को आपको कभी समझाने का प्रयास करूंगा, उसके माध्यम से एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि अभी कथन और कारण वाला है। पहला कथन जो यहाँ पे दिया गया है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना बहुत कुछ अलग बिताते हैं, यानी कि दिन अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। ठीक है, कथन पे आप विश्वास करेंगे। उसका तर्क क्या दे रहा है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं तथा बचपन में बहुत विविधता होती है। जाहिर सी बात है, जैसे बचपन किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, अमीर और गरीब के बच्चों का जीवन अलग अलग होता है। तो ये बात कथन ऊपर वाला सही भी है और नीचे वाला जो है विकल्प तर्क दे रहा है उसको वेरीफाई भी करता है। तो यहाँ पे ए एंड आर जो है दोनों सही होंगे। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलें तो प्रश्न नंबर 10 हमारा
कहता है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी मतलब चिमटी का इस्तेमाल करना सीखता है, फिर मटर उठाना सीखता है चिमटी पकड़कर। और ये जो बोलता है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, किस विकास की ओर सिद्धांत करता है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, शीर्षगामी, ठीक है, समीप दूराभिमुख, साधारण, साम्य धारण और संरक्षण, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है मैं बता दे रहा हूं आपको, इसका सही उत्तर है समीप दूराभिमुख, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चे क्या होता है कि पहले ये इनका जो विकास होता है केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी कि बॉल जैसी चीजों को पकड़ते हैं, ठीक है। और निकट की चीज की जो होती है, इनका जो विकास होता है वो निकट से दूर की ओर होता है, क्रम में होता है। और उनके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना नियंत्रित होती है, उसके बाद जो है आगे की अंगों की होती है। प्रश्न नंबर 11 भी कथन और कारण से संबंधित है, इसको हम लोग देखते हैं। कथन है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। उसका तर्क दे रहे हैं कि बच्चों का समाजीकरण सरल एवं रेखीय होता है। अब देखिए, एक चीज समझिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां केवल आ जाए वहां अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक चीज मान सकते हैं कि भैया ये गलत होने के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पे, और केवल अभिभावकों से सीखते हैं, जेनेटिक होता है, ये बात नहीं है, समाज से भी सीखते हैं, पर्यावरण का भी असर पड़ता है, ठीक है। और बच्चा जो होता है उसका समाजीकरण एक सरल रेखीय नहीं होता, एक जटिल काम है, उसमें बहुत सी चीज, परिवार, दोस्त, घर, स्कूल, बहुत सारी चीजों से अलग अलग चीजें सीखते हैं, तो एक जटिल कार्य है। तो ना तो कथन सही है, ना तो तर्क उसका सही है। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, विकल्प है कि संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। यहाँ पे इस चीज को वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक से संबंधित है, ठीक है। इसको हमने एक बार डिस्कस किया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, विकास के दूसरे चरण की बात करें तो बोलता है कि भाई 2 साल की उम्र के आसपास जो है ये शुरू होता है, और इसमें बच्चे बात करना शुरू करते हैं और लगभग 7 साल की उम्र तक रहता है। इस एज में क्या होता है कि बच्चे जो है ना, उनको चीजों के स्थायित्व को समझते हैं, लेकिन उसके पीछे के तर्क को नहीं समझ पाते। और अगर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक स्तर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने 4 बताए हैं। पहला है संवेदी चालक, ठीक है, 2 से 4 वर्ष तक का है ये वाला। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की है। और मूर्त संक्रियात्मक, ये नीचे वाली जो अमूर्त है, ये 5 से 11 वर्ष तक की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर मस्ती करते हैं। अच्छा, ये विकल्प है, प्रश्न यहाँ पे है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम फॉलोइंग, यानी कि स्लॉथ के बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो पहला है कि लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन में 17 घंटे ये वृक्षों की टहनियों पर उल्टा लेट कर मस्ती में सोते हैं। बी है कि स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। सी है कि भैया ये क्या है कि 17 वर्ष जीते हैं और 20 घंटे सोते हैं दिन में। डी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और 20 घंटे सोते हैं, वृक्ष के नीचे शाखाओं में लटक कर सोते हैं। देखिए, इसका जो सही उत्तर है मैं पहले वो बता दे रहा हूँ, फिर इनके बारे में बताता हूँ। इसका उत्तर ए सही है। ये लगभग 40 वर्ष आराम से जीते हैं, 40 वर्ष के आसपास इनकी उम्र होती है, और ये दिन में लगभग 17 घंटे, यानी कि पूरा दिन लगभग शाखाओं पर उल्टे से लटक कर सोते रहते हैं और मस्ती में सोते हैं, खूब मौज करते हैं, पत्तियां खाते रहते हैं। जिस पेड़ पे भी रहते हैं वहां की पत्तियों को एकदम से ये छोड़ते नहीं है, खूब खाते हैं और इतने आराम आराम से खाते हैं जैसे कोई बड़ा पेड़ है तो खाते रहेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर वहां से एक तरफ से जाएंगे तो नीचे पत्ती आ जाएंगी, फिर उस तरफ की पत्ती खाएंगे। इस तरह से इनका जीवन चलता रहता है और 17 से 18 घंटे ये सोते हैं।
40 वर्ष में मुश्किल से ये आप देखेंगे तो कुछ ही पेड़, लगभग 7, 8, 10 पेड़ ही ये शाखा बदलते हैं, बाकी उसी में अपना जीवन बिता देते हैं। आते दिन भर में नीचे जब भी उतरना होता है ये हफ्ते में एक बार ही उतरते हैं, कोशिश करते हैं जब तक कि कोई बहुत आवश्यक कार्य ना आ जाए। ठीक है, ये शौच वगैरह निवृत्त होने के लिए ही पेड़ से उतरते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हफ्ते में एक आध बार ही उतरें। ठीक है, इनका चित्र आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, पेड़ों पे रहते हैं ये। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? ठीक है, अब अरब सागर की बात करें तो यहाँ पे विकल्प को देखिएगा, फिर मैं समझाता हूं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश इस तरफ आ जाएगा आपका, मैप याद हो तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल। तो जाहिर सी बात है, देखिए आंध्र प्रदेश आपको पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ेगा। ठीक है, उड़ीसा पड़ेगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ेगा, तो ऐसे भी छाट सकते हैं। तो इसका विकल्प बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ए है। ये देखिए, ये है आपका अरब सागर ना। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं कि केरल है आपका, कर्नाटक है, ठीक है, महाराष्ट्र है। यही 3 राज्य यहाँ पे इस तरफ से जो विकल्प में दिए गए थे सही होंगे। ठीक है, इस तरफ के जो सागर है, महासागर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, इसको भी हमने देखा था इसके पहले, उस तरफ वाले सी को। अब अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, प्रश्न नंबर 15 है कि एक ऐसा नाच, नृत्य की बात हो रही है, जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर उन डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम क्या है? बड़ा बढ़िया है। इस तरह के प्रश्न प्रायः एग्जाम में देखे जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं, और इस तरह से डिटेलिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पे विकल्प आपका दिया है, तोरंग नाच है मिजोरम का, कुक्कुड़ नाच है झारखंड का, चेराओ नाच है मिजोरम का, और झूम झारखंड का। नृत्य सही दिए हैं, बस आपको चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमने चेराओ के बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, झूम झारखंड का, ये यहाँ पे कौन सा कहाँ का है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उत्तर सही केवल सही पूछ रहा है कौन सा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि चेराओ है, मिजोरम का ये नृत्य है। ठीक है, और इसको बांस नृत्य भी कहते हैं, और इसकी जो भी विशेषताएं हैं प्रश्न में ही बता दी गई हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और इसको पहले भी एक बार हमने देखा है। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दिवाली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, होली और दिवाली के बारे में सामान्य कथन पूछा है। तो विकल्प यह है कि दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ठीक है, बी बोलता है कि दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। सी बोलता है कि दिवाली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। डी बोलता है कि दिवाली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि होली और दिवाली दोनों प्रमुख त्योहार हैं हिंदुओं के, और दिवाली याद रखिएगा हमेशा अमावस्या को होती है, तभी दिया जलाने में थोड़ा सा आपको आनंद भी आता है, और होली हमेशा पूर्णिमा को होती है। तो इस हिसाब से आप अगर आप देखें तो आपका हाँ ये वाला चौथा विकल्प डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि रेगिस्तान ओक के वृक्ष के नीचे रेगिस्तान ओक होता है, उसके विषय में नीचे कथन दिए गए, उनमें से हमको देखना है कौन सा सही कौन सा गलत। यहाँ पे इन्हीं में से चारों में से कोई एक सही होगा। पहला है कि जो पेड़ होता है ये वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी काफी ऊंचा तक होता है। बच्चों के हिसाब से सामान्य कक्षा बोली जा रही है 10-20 फीट। ठीक है, लगभग बढ़ता है, हाइट थोड़ा और भी बढ़ सकती है। दूसरा है ये वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। ठीक है, ये बोलता है। सी है ये मतलब ओक रेगिस्तानी ओक की बात हो रही है कि आबू धाबी में पाया जाता है। सी होता है कि इस वृक्ष में वृक्ष के जो तने होते हैं उसमें जल एकत्र होता है, और स्थानीय लोग को जब जल की आवश्यकता होती है तो पाइप से वो पानी निकालकर इनका उपयोग करते हैं। और डी है कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जाती है और जमीन के भीतर होती है। ठीक है ना, जहां तक जल नहीं पहुंचता वो जल लेने का प्रयास करता है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे होते हैं, ठीक है, उनका काम ही होता है कि वो उनकी जड़ जो है ज्यादा नीचे तक जाती है और अपने अंदर जल का भी संचय करते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला तो सही होगा ही क्योंकि रेगिस्तानी ओक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी सही है। ठीक है, अच्छा ई भी दे रखा है ना, दिस लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें जो पत्ते होते हैं, शाखाएं के बहुत सारे होते हैं, पत्ते होते हैं। ठीक है, फुल ऑफ लीव्स। तो अब यहाँ पे छोड़िए, इसको देखते हैं, हम लोग सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ये है कि ये वृक्ष लगभग किसी समान कक्षा के कमरे की ऊंचाई के बराबर तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हाँ बात सही है। ठीक है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, सबसे बड़ी बात इसकी यही गलत है। तो बी को एलिमिनेट अगर आप करें तो आप पाएंगे कि इसका जो ए वाला है उसी में देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है,
और यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, इसमें बी नहीं है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा ए सी डी होगा, केवल बी ही गलत है। ये वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें पत्तियां भी जो है पाई जाती हैं, थोड़ा कम पाई जाती हैं और समय के हिसाब से कम ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये ऐसा वृक्ष है कि जो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसका देखिए पिक आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होती हैं पत्तियां। रेगिस्तानी वृक्षों की पत्तियां आपको पता है कि बहुत चौड़ी चौड़ी नहीं पाई जाती हैं, इस तरह की होती हैं। चौड़ाई भी इसकी हो भी सकती है, थोड़ा और भी चौड़े होते हैं। सामान्यतः ये जो पीछे वाले वृक्ष देख रहे हैं नए हैं, यहाँ पे पीछे देखिए बड़े बड़े वृक्ष हैं, थोड़ा सा इनकी चौड़ाई ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है, ठीक है। सवालों के जवाब बताना, इस तरह के बहुत सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार प्रदान करना और उद्दीपन प्रक्रियाओं के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो इसका सही उत्तर आपको पता है, संकेत एवं इशारे देना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप इस प्रश्न को देखें तो ये बोल क्या रहा है, पहले आप समझेंगे। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन सिटिंग, फ्लेक्सिबल सिटिंग की बात हो रहा है, ठीक है। लर्निंग में कहां तक महत्वपूर्ण है, यह उसकी विशेषताएं हैं। व्यवहारवादी कक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे सामाजिक संरचनावादी कक्षा की बात हो रही है। शिक्षक केंद्रित, देखिए चाइल्ड, बच्चों के केंद्रित, चाइल्ड सेंट्रिक तो हमने देख लिया था, बस शिक्षक केंद्रित कक्षा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा की बात हो रही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो बात हो रही है लचीलापन, ये सामाजिक संरचनावादी कक्षा की बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं के समूह में कार्य करना सामाजिक संरचना की कक्ष की विशेषता इसे माना जाता है इसे, ठीक है। इसमें कुछ विशेषताएं देखें तो सीखने के लिए एक दूसरे का सहयोग देना, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं वो इसमें भागीदारी निभाते हैं और बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करते हैं, उनके अनुरूप क्लास में एग्जाम्पल्स को समझाने का प्रयास करते हैं, इस तरह से क्लास बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर विकल्प को आप देखें तो विकल्प है कि मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित, संलग्न संदर्भ। अब देखिए बच्चों को मैंने बताया कि बढ़िया से अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर अगर आप करें तो इसमें क्या होगा, एंगेजिंग एंड जो इनका कॉन्टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से करेंगे। तो बच्चों को आप देखिए मानकीकृत एक स्टैंडर्ड बना के नहीं कर सकते, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित भी नहीं, बच्चों को सीखना महत्व होता है, ठीक है। और पाठ्यपुस्तकों पे भी केंद्रित आप नहीं कर सकते। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका डी ही होगा, एंगेजमेंट बच्चों का यानी कि उनमें संलग्नता होना आवश्यक है जो आप पढ़ा रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि एक प्रगतिशाली कक्षा में अधिगम है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, ठीक है, क्या है, तो एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सी वाला विकल्प है कि केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है और परीक्षाओं पर जो है प्रतिबंधात्मक है। तो लर्निंग क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में अगर आप लर्निंग का एग्जाम्पल देखें तो आपको सीधा सा समझ में आएगा कि इसका जो है बी वाला विकल्प सही है। बाकी जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस माना गया है हमेशा लर्निंग को, प्रोग्रेसिव लर्निंग को, ठीक है। ना तो ये औपचारिक है ना तो प्रतिबंध, एग्जाम तक ही सीमित है, प्रतिबंध है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में हम लोग कर चुके हैं, इनके लिंग से संबंधित जो इन्होंने विचार दिए थे उसको भी हमने देखा था। ए है कि बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। सी है कि उपलब्ध बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, ठीक है, उपलब्धि सॉरी, और एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो इनका जो सही उत्तर है मैं वो बता दे रहा हूँ, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि बुद्धिमत्ताएं एक सिंगल चीज नहीं है, इसमें कई भी आयाम पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 23। इसमें क्या है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यानी कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, कहना चाह रहे। देखिए समावेशी शिक्षा मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने शॉर्ट भी डाले थे। आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि समावेशी शिक्षा डायरेक्ट नहीं टर्म यूज किया गया है, लेकिन जहाँ पे विविध पृष्ठभूमि के बच्चे आएंगे, सभी पृष्ठभूमि के अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबको समावेशित किया जाएगा, ठीक है, समाज के हर वर्ग को, तो उसी से मतलब है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
तो जब ऐसी बात हो रही थी, शिक्षक को किस चीज से बचना चाहिए? विद्यार्थियों को पहचानने और उनका सम्मान करने, भाई बड़े परिवारों से आ रहे हैं, ठीक है, उनका सम्मान करेंगे। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता देंगे, ठीक है, एक्सपीरियंसेस और डोमिनेंट ग्रुप को। और सी है कि शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करेंगे, ठीक है, विविधता शामिल करेंगे, यानी कि जो लर्निंग का प्रोसेस है टीचिंग का, उसमें शिक्षण की सामग्री की बात हो रही है, अधिगम की नहीं। टीचिंग में जो है अलग अलग आयामों को प्रस्तुत करेंगे, अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और डी है कि कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो सही विकल्प होगा आपका यही है कि जो शिक्षण की सामग्री होगी उसमें जो है विविध चीजों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जहां भी समावेशी शिक्षा की बात आती है वहां पे विविधता स्वमेव ही आ जाती है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? हमने देखा है, और जितने भी इस तरह के विकार मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोग के सम्मुख डाल दूंगा 1-8 मिनट का, जिसमें आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इससे प्रायः प्रश्न हर 1-2 साल में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। पढ़ने से संबंधित है, गायन से, सोच से या चलना से? तो जैसा हमने पिछले वाली वीडियो में इसको समझने का प्रयास किया था, पढ़ने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ हम लोग आते हैं। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो भी आप दें, लेकिन पहले प्रश्न को समझें तभी उत्तर की तरफ बढ़ें। अगर आपने प्रश्न को नहीं समझा है तो आप सही उत्तर की तरफ बढ़ने में थोड़ी सी आपको कठिनाई होगी। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। क्या मतलब कि अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि इग्नोर कर देना चाहिए, पनिश करना चाहिए, अवरुद्ध करना चाहिए, ठीक है, रेस्ट्रेंट कर देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोत्साहित ही करना चाहिए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।